हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मिसलेनियस सीरीज के अंदर कुछ अलग हटके टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, मिसलेनियस सीरीज के अंदर ना अपन ने दो टॉपिक अभी तक जो है वो पढ़ दिए हैं। एक तो पढ़ा हमने ई वेस्ट, उसके बाद में पढ़ा हमने सिंगल यूज प्लास्टिक। बहुत सारा मेरे को ना क्वेरी मिल रही है बहुत सारे लोगों से कि सर सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, ये सिलेबस में है कि नहीं है। देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ना, अगर आपको इस नेम के साथ ढूंढोगे सिलेबस में तो ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये पूछोगे ना कि सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भैया है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही मैंने आपको ये टॉपिक दिया है। और ये मैंने टॉपिक आपको दिया क्यों है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना वो 6 से 7 क्वेश्चन की तरफ है, जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड टू द एनवायरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। और 100% इन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो हम मिसलेनियस के अंदर पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही, देखो मैंने बहुत ही डेप्थ के अंदर जाके डेटा निकाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, इनके मैनेजमेंट रूल्स जो है ये ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है 50 लोग मिलेंगे मार्केट के अंदर नाम बताने वाले, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ऐसी किताब पढ़ लो, वैसी किताब पढ़ लो, टीएमएच की पढ़ लो, इसकी पढ़ लो, उसकी पढ़ लो, भैया ऑक्सफोर्ड की पढ़ लो। इतना टाइम है आप लोगों के पास कि आप इतनी बड़ी बड़ी और स्टैंडर्ड राइटर बुक्स पढ़ पाओ? नहीं है। तो आपको भरोसा करना होगा, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता आप लोगों के पास समय कम है, मैं आपका समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करता। और इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने स्पीड थोड़ी सी अब बढ़ा दी है, क्योंकि मैं कम टाइम के अंदर आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा तेज बोलता हूं, आपको ज्यादा टॉपिक्स देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आज भी अपने एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, हटके टॉपिक पढ़ेंगे, जो अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सेकंड हो सकता है जरूर आपने पढ़ा हो, 2 टॉपिक कवर करेंगे आज, लेकिन पहला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। एक बार फिर से जो सबसे हटके होगा वही करेगा वर्डिक्ट क्लासेस, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। टॉपिक का नाम है प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया। ये हमारा पहला टॉपिक है। फिर मैं इसके बाद में सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी वीडियो के अंदर ही। देखो, सबसे पहले बात करें ना, हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वहां पर भी हमने क्या किया, रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर पानी को पढ़ा। वहां पर हमने देखा कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो वेरी करती है पॉपुलेशन के साथ, और बहुत सारे फैक्टर्स है उसके साथ भी चेंज होती है। जो पर कैपिटा डिमांड है वो भी चेंज होती है, ठीक है। और बात करें ना अगर, तो प्राइसिंग जो यहां पर नाम आ रहा है ना, प्राइसिंग का मतलब है चार्ज, एक टैक्स। हमने क्या किया, गवर्नमेंट जो है वो क्या कह रही है कि वो कह रही है कि लोग जो है ना, अभी इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है, वाटर स्कैरिसिटी तो है, ये हमें सबको पता है। वाटर स्कैरिसिटी का मतलब है कि वाटर स्ट्रेस है, और वाटर स्ट्रेस का मतलब ये कि भैया सीधा सीधा बोलूं तो पानी की कमी है ना। पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से जो पानी है हमें वो भी डेली का नहीं मिल पा रहा। वाटर सप्लाई स्कीम्स के थ्रू जो वाटर हमें आना चाहिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए, वो भी हमें डेली का नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसका कारण है वाटर स्ट्रेस, लॉसेस, है ना। और वो कमी होती चली जा रही है। जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ वाटर है वो क्या होते जा रहे हैं, लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अब प्राइसिंग जो है ना, ये लगाई इसलिए गई थी ताकि लोग इकोनॉमिकली यूज करें हर चीज को, खुले हम वाटर को खराब ना करें, पानी व्यर्थ ना बहाए, लॉसेस कम हो पानी के, ठीक है। पानी की कीमत समझे कि आने वाले टाइम के अंदर वाटर जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है, स्कैरिसिटी हो रही है बहुत ज्यादा, वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ना, प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया, आपको समझने में आसानी होगी। जो लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और बाकी जो है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है प्राइसिंग से रिलेटेड, बाकी सब आ जाएगा समझ में। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं एक आपको प्रोग्राम के बारे में बता दूं, और वो प्रोग्राम है हमारा जल जीवन मिशन, ठीक है। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर की कहीं पे क्लास ली है तो हो सकता है आपको पता हो, नहीं है तो आज मैं तो पक्का ही बताऊंगा आपको, ये तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाला है। भैया जल जीवन मिशन क्या था, सबसे पहले बात आती है। जल जीवन मिशन जो था ना, वो मिशन है जिसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनको हम ये पावर देते हैं कि वो अपने स्टेट के अंदर जो लोकल बॉडीज हैं उनको ये बोले कि आप लोग टैक्स लगाओ, टैक्स ऑन वाटर, ठीक है। वाटर यूज के ऊपर आप क्या कर दो, टैक्स लगा दो। पूरी बात को मैं फिर से बताता हूं। जल जीवन मिशन इसलिए लाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोली कि भैया हम आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कह रही है स्टेट्स को कि आपको ये पावर देते हैं कि आप अपनी स्टेट के अंदर जितने भी स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज, अगर मैं बात करूं रूरल एरिया के अंदर तो हमारे जो स्थानीय निकाय है वो क्या है, ग्राम पंचायत है। और हमारे अर्बन एरिया के अंदर कौन से हैं, अर्बन एरिया के अंदर हमारे नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है। ये सारे के सारे हमारी लोकल बॉडीज हैं। उनको पावर दी गई कि अगर आप पब्लिक सप्लाईज कर रहे हो, पानी की क्या कर रहे हो, वाटर की अगर आप क्या कर रहे हो, पब्लिक सप्लाई कर रहे हो,
ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्या करो, टैक्स लगाओ, चार्ज लगाओ, पब्लिक को चार्ज करो पानी के लिए। जब तक आप पानी के लिए पब्लिक को चार्ज नहीं करोगे तब तक पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि पानी की स्कैरिसिटी हो रही है। वाटर जो है वो क्या है, लिमिटेड सोर्स है। अब लिमिटेड सोर्स बचा है, वो अनलिमिटेड सोर्स नहीं है कि आप जितना मर्जी कंज्यूम करते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। सर पानी खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुकी है, पानी के सोर्सेज जो है लगातार कम हो रहे हैं। तो जल जीवन मिशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट्स को कि आप अपने अंडर में जितनी भी लोकल बॉडीज है उनको ये पावर दे दो कि वो लोग क्या करें, चार्ज लगाएं, वाटर के यूजेस पे चार्ज लगाएं, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हो, यहां पर ध्यान से सुनना, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो, और चाहे वो कमर्शियल पर्पज के लिए हो। तीनों के तीनों पर्पज के ऊपर आप चार्ज और लेवी टैक्स जो है वो आप अप्लाई करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमें पानी को एक लिमिटेड सोर्स की तरह यूज करना है। और ये रिन्यूएबल सोर्स के जो हमारे पास सोर्स रिसोर्स थे वो भी क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। तो ये बात कही थी उन्होंने जल जीवन मिशन के अंदर। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये लोकल बॉडीज जो है इनको ये पावर जो है किस आर्टिकल के अंदर मिलती है, और किस आर्टिकल के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये इनको कौन सी अनुसूची है ना, हिंदी में बोलते हैं अनुसूची, ये अनुसूची और कौन से अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल तो हो गया अनुच्छेद, ठीक है, और अनुसूची के अंदर मिलती है। तो ये मैं आपको बताता हूं कि ये लोकल बॉडीज जो है इनको ये पावर कौन से अनुच्छेद के अंदर मिली, कौन सी अनुसूची के अंदर मिली, ठीक है। ये हो सकता है अनुसूची अनुच्छेद मैंने हिंदी में गलत लिख दिया हो, लेकिन आप वर्ड्स पे जाना, मतलब पे इनके ऊपर मत जाना कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। तो लोकल बॉडीज के बारे में बात करते हैं कि इनको ये जो पावर है ये मिली कहां से, ठीक है। अगर अपने बात करें सबसे पहले लोकल बॉडीज के अंदर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हमारी रूरल एरिया के अंदर हमारी लोकल बॉडीज है वो होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत, तो उसको पानी के ऊपर टैक्स लगाने की जो पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर मिलती है, या फिर उसे किस शेड्यूल के अंदर मिलती है, वो हम बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस थोड़ी बहुत कभी कभार पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं तो यहां देखो, देखो भैया 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ये तो लिखा मैंने हिंदी में, और इंग्लिश में बोलूं तो 11th शेड्यूल, ठीक है, 11th शेड्यूल। और यहां पर लिखूं मैं अगर अनुच्छेद, ये याद कर लेना भैया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था नेशनल वाटर पॉलिसी, जब भी मैंने बात करी है ना आपने, मैंने वर्ड जो बहुत सोच समझ कर बोले, मैंने नेशनल वाटर पॉलिसी बोला था। नेशनल वाटर पॉलिसी या प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद कितना, 243 पार्ट जी के अंदर, और यहां बात करूं तो 11th शेड्यूल आर्टिकल 243 जी के अंदर, ठीक है, जो हमारी क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, उनको ये पावर मिली कि आप वाटर के ऊपर टैक्स लगाओ, ठीक है। जो आपका पब्लिक सप्लाई के अंदर, वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर आप लोगों को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए पानी अलाउ करवा रहे हो, दे रहे हो, जो है ना, उस पे क्या करो, आप चार्ज लगाओ, उस पे टैक्स लो लोगों से, ठीक है, और बिल उनसे पे करवाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, उनसे बिल लो। तो ये पावर किस अनुसूची और किस अनुच्छेद के अंदर मिली है, 11वां शेड्यूल आर्टिकल नंबर 243 के अंदर ग्राम पंचायत को ये पावर मिली है कि वो पब्लिक सप्लाई स्कीम्स के ऊपर क्या कर सकता है, टैक्स ले सकता है। और अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया की, अर्बन एरिया के अंदर जो हमारी लोकल बॉडीज है वो है नगर पालिका और नगर परिषद। बात समझ में आती है क्या, नगर पालिका और नगर परिषद, ये हमारी अर्बन एरियाज के अंदर लोकल बॉडीज हैं। इनका कहां दिया गया है, इनका दिया गया है मेरा 12th शेड्यूल और आर्टिकल नंबर 243 जी, आर्टिकल सेम है 243 जी, और जो शेड्यूल है वो है 12th। अगर हिंदी में बोलूं मैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया 12वीं अनुसूची आर्टिकल नंबर 243 जी या उसका घ पार्ट जो है वो ये बता रहा है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका और नगर परिषद, उनको ये शक्ति प्रदान की गई है, उनको ये पावर दी गई है कि आप वाटर के यूज के लिए जो भी आप वाटर यूज दे रहे हो, अब शहरों में तो देखो वाटर जो है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी जाएगा, इंडस्ट्री के लिए भी जाएगा और कमर्शियल के लिए भी जाएगा, तीनों के ऊपर आप चार्ज लगाने की हम आपको पावर देते हैं। ऐसा किस मिशन में कहा गया, जल जीवन मिशन में कहा गया। भैया मैंने जितनी भी बातें बोली है ना, सारी की सारी अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 100% आपको यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ना जितना भी ये टॉपिक है, ये प्राइसिंग ऑफ वाटर वाला, ये ना इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगभग 2 लेक्चर पढ़ेंगे और ये 2 लेक्चर जो होंगे ना ये वाटर से रिलेटेड होंगे। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, वाटर से आपको रिलेटेड अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पोर्शन चल रहा है ना वो वाटर से रिलेटेड है, तो आपको इजीली ये कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, वहां पर हमने
डिमांड पड़ी थी, डोमेस्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल सारी डिमांड पड़ी, यहाँ पे हमने वाटर की स्कैरिसिटी पढ़ी, वाटर स्ट्रेस पढ़ा, रैंकिंग पढ़ी, ठीक है, CWMA इंडेक्स पढ़े, तो ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब ना थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन के बाद में आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है। अगर मैं आगे ले चलूं तो देखो, अब हमें पढ़नी है पॉलिसीज, अब हमें पढ़नी है पॉलिसीज। पॉलिसीज मैंने आपको कहा था, जो JSO वाले बच्चे हैं वो तो ये ना आंखें बंद करके बोलना, जो भी ये पूरा लेक्चर है ना आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको अगर रात को भी आंखें बंद करनी हो ना तो आपके अंदर से पूरा लेक्चर निकलना चाहिए कि विपुल सर ने ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, खास तौर पर JSO वाले बच्चे। और जो JEE वाले बच्चे हैं उनका क्वेश्चन जो है वो पॉलिसीज के अंदर से कहां से रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड टू होगा, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर मैनेजमेंट। देखो क्या पूछा जाएगा, पेपर के अंदर टॉपिक सेम है सिलेबस में, लेकिन पूछने के लिए एरिया अलग अलग डिसाइड करेगा। इंजीनियरिंग वालों से पूछेगा, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर पूछ लेगा। जो हमारे JSO वाले हैं भैया उनसे पूछ सकता है, पॉलिसीज के ऊपर पूछ सकता है कि क्या पॉलिसी थी, क्या किया गया था उस टाइम पे, वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अप्रोच लेके चलो। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसीज के अंदर, पढ़ते हैं। सबसे पहली वाटर पॉलिसी जो आई है 1987 के अंदर इंडिया के अंदर आई, ठीक है। बात करें अगर वाटर पॉलिसीज की, सबसे पहली वाटर पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर वो कब लागू हुई, मैंने बोला 1987 के अंदर पहली बार नेशनल वाटर पॉलिसी जो थी उसको एक रूप दिया गया, उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी गई, कुछ रूल्स दिए गए, कुछ बताया गया कि आप ये चीजें करो, ठीक है। हमें सिर्फ उसका एक ही पॉइंट याद रखना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहली वाटर पॉलिसी पे बात करी गई 1987 के अंदर, और 1987 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला स्टेट्स को कि आप लोग पानी के ऊपर क्या करो, पानी पर टैक्स लगाओ। जो हमने बातें करी ना अभी अभी जल जीवन मिशन के अंदर, ये शुरू कब हुई थी, ये 1987 के अंदर शुरू हुई थी। और बोला कि आपका जो टैक्स है ना, ये टैक्स ये क्या करे, ये प्रतिबद्धता, अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर बोला जाएगा इसे प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता का मतलब ये है कि ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो, या ये इस चीज को शो करे आपके टैक्स के ऊपर कि भैया वाटर जो है वो क्या है कि लिमिटेड सोर्स है, आप इसको लिमिटेड सोर्स की तरह यूज करो। ऐसे नहीं कि कैसे भी यूज कर रहे हो, रोड धो रहे हो, गार्डन के अंदर भरे जा रहे हो, पानी निकल रहा है, वॉश बेसिन खुले छोड़ रखे, मतलब खुला यूज नहीं करना, लिमिटेड सोर्स की तरह वाटर को यूज करो। इस तरीके से आपको वाटर के ऊपर टैक्स लगाना है, ये बात कही गई थी हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी जो थी 1987 की, उसके अंदर। अगला पॉइंट जो आता है ना वो फिर कब किया गया, देखो इसके बाद में सीधा बात आ गई 2002 में। 2002 के अंदर क्या बोला गया, 2002 के अंदर जो आपकी लोकल बॉडीज है इनकी बात करी गई। जितना भी हमने पढ़ा ना अभी तक कि कौन कौन से जो हमने पढ़ा के ऊपर जल जीवन मिशन के अंदर जो बोला गया है, सारी की सारी बातें जो है वो कुछ यहां पर भी रिलेटेड होंगी। यहां पर टैक्स लगाने की बात की गई और टैक्स से ये बोला गया कि आपकी प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए, आपने जो टैक्स लगाया ना उसके ऊपर, उससे टैक्स से पता चलना चाहिए कि हाँ पानी जो है वो कीमती है। पानी क्या है, कीमती। अगर मैं बात करूं ये वल्नरेबल, इसे बोलते हैं वल्नरेबल सोर्स, ठीक है, वल्नरेबल सोर्स बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ना इन मीनिंग्स को जो है अब कहोगे कि सर इनको इंग्लिश में पढ़ाओ, भैया प्रतिबद्धता को वो कुछ भी लिख के दे सकता है, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिबद्धता, यहां पर इस चीज को भी बताया जा सकता है कि आपकी ना टैक्स से ये दिखना चाहिए कि वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है ना इतना मजाक नहीं है। जो हम डिजाइन लाइफ 30 साल के लिए बनाते हैं, खर्चा करती है गवर्नमेंट और डैम बनाती है उसके लिए, उनके ऊपर भी करोड़ों रुपए लगता है। भैया एक डैम बनाने के अंदर खर्चा 500 करोड़ रुपए तक आ जाता है, ठीक है। तो जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या लग रहा है मनी का इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको उस रिसोर्स को कैसे यूज करना चाहिए, लिमिटेड सोर्स की तरह यूज लेना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि भैया अनलिमिटेड सोर्स है कैसे भी यूज करो, ठीक है। आगे बात करते हैं 2002 की। 2002 के अंदर क्या हुआ, यहां पर जो है यहां पर बातें कही गई कि आप ऐसा करो, जो पानी की हमारी जितनी भी स्कीम्स होती हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स, अगर मैं बात करूं वाटर सप्लाई स्कीम्स की, इनके अंदर जो आपका चार्ज लग रहा है ना भैया, गवर्नमेंट को जो खर्चा लग रहा है, कहां से भैया, सोर्स उन्होंने बनाया और कंज्यूमर के पास पहुंचाया। गवर्नमेंट यही तो कर रही है, हम लोग कंज्यूमर है और सोर्स से क्या करती है, कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं या वाटर से रिलेटेड जितना भी काम किया गया है, उसका जो चार्ज है ना, वो चार्ज आप इस तरीके से लगाओ कि ये जो है ना गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है, इसका भी क्या हो सके, भरण पोषण हो सके। हिंदी में बोला जाए तो भरण पोषण हो सके। और अगर मैं इंग्लिश के अंदर बोलूं तो भैया जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ
मनी है ना गवर्नमेंट का, वो क्या हो जाए, उसका कुछ हिस्सा जो है वो पब्लिक से क्या हो, कंप्लीट हो। बात समझ में हो कि वाटर सप्लाई स्कीम्स इतने बड़े बड़े अमाउंट की हमने बनाई, तैयार करी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ गवर्नमेंट का। अब वो चाहती है कि पानी के ऊपर लगने वाला टैक्स जो है ना, उससे क्या हो सके, इसकी भरपाई हो सके उनके खर्चे की जो उन्होंने लगाया है। और भैया थोड़ा सा ये बात तो है ही कि अगर जब तक टैक्स नहीं लगेगा हम समझेंगे ही नहीं, अनलिमिटेड यूज करते हैं। तो टैक्स जो था कंटिन्यू रहा, और इस बार हमने क्या ऐड करवा दिया, गवर्नमेंट ने क्या ऐड करवा दिया, वाटर सप्लाई स्कीम्स के जो चार्ज थे वो भी टैक्स के अंदर इंक्लूड करा दिए। अब इसके बाद में जो लेटेस्ट हमारी थी, लास्ट अगर मैं बात करूं, नेशनल वाटर पॉलिसी जो है, अंतिम वाली जो आप पढ़ रहे हो वो है नेशनल वाटर पॉलिसी। भैया नेशनल वाटर पॉलिसी मेरी कौन सी, 2012 की, 2012 की जो राष्ट्रीय जल नीति थी, उसके अंदर ये बात कहा गया कि जिस भी स्टेट के अंदर, जिस भी लोकल बॉडीज के अंदर अगर छोटे से छोटे जगह पर भी बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, वाटरशेड मैनेजमेंट किया जा रहा है, वाटर का मैनेजमेंट किया जा रहा है, रिसोर्स जो है उनको रिचार्ज करने की कोशिश हो रही है, अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो उन चीजों को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, उनको एप्रिसिएशन दिया जाए, उनको नेशनल लेवल पे क्या किया जाए, उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो बात आती है 3 नीतियों की। 1987 में क्या बोला कि भैया पानी के ऊपर टैक्स लगाओ, जो इस बात की प्रतिबद्धता दे कि वाटर जो है क्या एक लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड सोर्स नहीं है। फिर उसके बाद में 2002 में क्या कहा गया कि वाटर सप्लाई स्कीम्स के ऊपर जो चार्ज लग रहा है, गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको क्या किया जाए, भरपाई करी जाए, उसकी भी टैक्स लगा कर ही करी जाए। और वो टैक्स लगाया कैसे, वाटर के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए। अब 2012 के अंदर जो लेटेस्ट नेशनल वाटर पॉलिसी है, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी क्या कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट कर रहा है, वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहा है, इरिगेशन के नए मेथड्स निकाल के आ रहा है जिसके अंदर लॉसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, और ग्राउंड वाटर टेबल को अगर रिचार्ज करने से रिलेटेड भी कोई मेथड है, कोई भी अगर मतलब आपने देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, रूफ टॉप हार्वेस्ट, रूफ टॉप वाटर मैनेजमेंट है, जो हमारा कलेक्शन करते हैं हम वाटर का, ठीक है, फिर ट्रीट करते हैं, फिर यूज लेते हैं, ये सारी चीजें जहां भी की जा रही हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी संस्था, व्यक्ति विशेष कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाए, सम्मानित किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी थी प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया। बात समझ में आई। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं मैं समझ में आया होगा। इससे जो अगला टॉपिक है वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहां पर ना अब मैंने नोट्स के अंदर एक नोट लिखा हुआ है, नोट जो है ना वो लिखा हुआ है डबलिन का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर वो कहां हुई थी। तो भैया सबसे पहली जो है अगर मैं बात करूं इस चीज को लेकर कि वाटर जो है, वाटर स्ट्रेस के ऊपर या वाटर स्कैरिसिटी के ऊपर जो हुई है, वो पहली कॉन्फ्रेंस जो है डबलिन के अंदर हुई थी, आयरलैंड के अंदर हुई थी, जहां पर कुछ बातें कही गई थी वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कोलैबोरेट होने के लिए कहा गया था। और विमेन को वहां पर क्या बोला गया था कि एक सेंट्रल पार्ट माना गया था कि ये वाटर शेड और वाटर मैनेजमेंट के अंदर जो विमेन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकती है। ये सारी बातें डबलिन कॉन्फ्रेंस में कही गई थी, जो कि इंटरनेशनल वाटर स्कैरिसिटी और वाटर स्ट्रेस के ऊपर हुई थी। आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, ज्यादा इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जरूरी है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज के ऊपर या लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर या वाटर स्कैरिसिटी के ऊपर कहां हुई थी, तो ये हुई थी डबलिन आयरलैंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो याद रखना पॉलिसीज का, और स्टेटमेंट भी याद रखना कि 1987 के अंदर क्या बोला गया था, 2002 के अंदर क्या बोला गया था और 2012 के अंदर क्या बोला गया था, ठीक है। ये सारी बातें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी, और इसका कारण पता क्या है, कारण यही है कि ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स है ना और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर है, देखो ये आपको सभी पढ़ा देंगे कि इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है, ठीक है, ये दिन कौन सा है, वो दिन कौन सा है, किस दिन क्या हुआ था, ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया नहीं पढ़ाएगा, ईआईए पढ़ाने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत पढ़ा देंगे ईआईए, ठीक है। अपने थंबनेल्स के ऊपर लिख देंगे कि भैया ये एक ही वीडियो जो है सारे के लिए काम में आएगा, एसीएफ के लिए भी आएगा, जेट नेट के लिए भी आएगा, गेट के लिए भी आएगा, आईईएस के लिए भी आएगा, भैया सबके लिए आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, मुझे ऐसी ऑडियंस भी है जो कहती है कि सर आप दूसरे यूट्यूब चैनल के बारे में बात क्यों करते हो। भैया मैं दूसरे यूट्यूब चैनल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सीधी बात बता दूं, मैं तो उस चीज के लिए कह रहा हूं, और सत्य बात कहना ना हमारे आर्टिकल 26 में कहा गया है कि आपको ना अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं वही बात बोल रहा हूं यहाँ पर कि आप ना देखो, कंटेंट देखो, एक बार जाकर नोट्स को पढ़कर देखो, और ठीक है जो यहाँ पे मैंने कंटेंट डिलीवर किया उसकी तरफ देखो, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 100%। और मैं टॉपिक, आसान टॉपिक लो, ग्लोबल वार्मिंग है, बच्चा बच्चा जानता है ग्लोबल वार्मिंग,
ये क्यों पढ़ाऊं मैं, मुझे एक बात बताओ, ग्लोबल वार्मिंग में क्यों पढ़ाऊं? अगर मुझे ग्लोबल वार्मिंग पढ़ानी है, लोग भैया यहाँ सूरज है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रेडिएशन आया, वो आया धरती के अंदर, धरती ने ऑब्जर्व कर लिया, जब वापस नहीं पहुंचा एनवायरमेंट से पोल्यूशन की वजह से, तो अर्थ का जो एनुअल टेम्परेचर है वो इंक्रीज। अरे भैया 2 मिनट की बात है, तुरंत समझ जाओगे आप लोग। मेरा यहाँ पर बोर्ड पे आने का, खड़ा होने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। कुछ इनोवेटिव करो ना, कुछ अच्छा जानने की कोशिश करो, अच्छे टॉपिक्स की तरफ बढ़ने की, अपना जो हमारी तैयारी का लेवल है ना उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो, ठीक है। इसीलिए मेरा यहाँ पे बोर्ड पर आने का मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये सब जो है ना, ग्लोबल टेम्परेचर चेंज, ये सब 2-2 मिनट के टॉपिक है, तुरंत समझ में आ जाएंगे आपको। ये देखो आधा तो मैंने अभी समझा दिया कि भैया टेम्परेचर आया, रेडिएशन आए, अर्थ ने ऑब्जर्व कर लिया, वापस नहीं गया, एनुअल टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का, लो हो गया खत्म। नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो है CWMI। देखो, और ये इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये है सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। और ये जो रिपोर्ट है ये है 2.0 की। अब सबसे पहले देखो, ये जारी करी थी सबसे पहले नीति आयोग ने। अब आप कहोगे कि सर इसके बारे में हम जानते हैं कि नीति आयोग ने जो था CWMI इंडेक्स दिया था। भैया CWMI इंडेक्स आपको सभी ने पढ़ाया होगा, मैं ये बात भी समझता हूं, आप जानते भी होंगे, आपने अखबारों में पढ़ा था, क्योंकि ये 2018 में सबसे पहले आया था, तब इसकी रिपोर्ट थी 1.0। अब इसकी रिपोर्ट जो है 2.0 चल रही है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको ना पता क्या कंटेंट ऐसा इसके अंदर दूंगा, डिलीवर इस तरीके से करूंगा कि आपको ना हेल्प मिलेगी। अगर आपने पढ़ा भी है ना तो आपको याद रखने के अंदर क्या होगा, हेल्प मिलेगी, बात सीधी सी है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। नीति आयोग ने क्या किया, 2018 के अंदर अपनी एक पहली रिपोर्ट दी। इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया कि भैया जो हमारा पानी है, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की भैया स्कैरिसिटी आ रही है। उन्होंने ये बता दिया साफ साफ। उसी टाइम बताया था कि करंट के अंदर जो दिल्ली है वो वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पर है। देख लो, एक इंपॉर्टेंट डेटा आ गया यहाँ पर, दिल्ली जो है 3rd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, किसमें, वाटर स्कैरिसिटी के अंदर। वाटर स्कैरिसिटी के अंदर जो हमारा दिल्ली सिटी है पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर पर है भैया, जहां पर पानी नहीं है, पानी की सबसे ज्यादा कमी है। यह बताया था नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर। जो पहली रिपोर्ट इसकी आई थी 2018 में आई थी, दोनों चीजें याद रखनी है। पहली रिपोर्ट नीति आयोग की कब आई थी, 2018 में आई थी। दूसरी रिपोर्ट कब आई, दूसरी रिपोर्ट आई भैया 2019 के अंदर। और इन्होंने एनालिसिस जो किया वो कब कब किया, फाइनेंशियल ईयर 15-16 का भी किया था। रिपोर्ट अपनी 2018 में सौंपी थी, फिर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का भी किया था, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पता है ना इंडिया के अंदर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, याद रखना। 31 मार्च को खत्म होता है लाइट वालों का, बैंक वालों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अपना भी फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। हम मना लेते हैं 1 जनवरी को, लेकिन असल में शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को होता है। तो हम बात कर रहे हैं CWMI इंडेक्स 2.0 की। 1.0 के अंदर मैं पहले बताऊंगा आपको क्या कहा गया था। CWMI जो हमारा 1.0 था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जो नीति आयोग ने जारी किया था, फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया था, फर्स्ट के अंदर उन्होंने एक पॉलिसी, मतलब उनका मकसद क्या था रिपोर्ट देने का। पहले मकसद की बात करते हैं, उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य ये था कि जो स्टेट्स हैं, जितनी भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, उनके अंदर क्या हो जाए, कंपैरेटिव फेडरलिज्म आ जाए। कंपैरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यह है कि उनके अंदर एक तुलनात्मक, अगर बात करूं मैं कंपैरेटिव को हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक जो है एक फेडरलिज्म आ जाए अपने अंदर। वो क्या करे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। भैया बाकी सारी चीजों के ऊपर तो करते हुए सुना होगा, पॉपुलेशन में भी कंपटीशन चल रहा है, यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, सबका चल रहा है इनका, है ना। तो ये तो था नीति आयोग की पहली रिपोर्ट जो थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि कंपैरेटिव फेडरलिज्म जो है स्टेट्स के बीच में वो बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि तुलनात्मक जो जल मैनेजमेंट जो है, वाटर मैनेजमेंट जो है, जल पुनर्भरण कहूं मैं, अगर ऐसी बातें हिंदी में बोलनी पड़ेंगी मुझे समझाने के लिए, तो हमने क्या बोला, वाटर मैनेजमेंट के अंदर जो है फेडरलिज्म आ जाए, कंपैरेटिव फेडरलिज्म आ जाए। सब लोग जो है वाटर मैनेजमेंट के अंदर अच्छा करने की कोशिश करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, वाटर के रिसोर्स को रिचार्ज किया जाए, ठीक है। जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर थे पहले हमारे पास, अब वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। जो बोलते थे नदियां कभी खत्म नहीं होती हमेशा, अब नदियों का जल स्तर जा रहा है। अब बाढ़ बहुत कम आती है, बाढ़ आ रही है नॉर्थ ईस्ट में आती है, उसके अलावा कहीं आती नहीं है ना। राजस्थान में आती है तो डूंगरपुर में आती है, उसके अलावा कहीं नहीं आती। लोग थार के मरुस्थल में बाढ़ ला के दिखाओ, कभी नहीं आएगी। तो ये बातें, हमने जो लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर है ना, उनको भी हमने क्या करना है, कंजर्व करना है। कंजर्व मतलब कंजर्वेशन करना है उनका, उनको बचाना है। और ये बताना है कि भैया पानी जो है वो वास्तव में कमी है। ये दिया था नीति आयोग ने। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी, उसके आंकड़ों के अनुसार उसने देश के अंदर सबसे प्रमुख शहर जो थे उनका जल स्तर बताया, भू जल स्तर बताया, ग्राउंड वाटर टेबल बताई, और ये बताया कि वाटर जो है वो कितना नीचे चला गया। अब बात करते हैं हम हमारी अगली रिपोर्ट की, जो आज हमें पढ़नी है, CWMI 2.0।
CWMI जो है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो पिछली रिपोर्ट दी 2018 के अंदर, उसके अंदर सिर्फ राज्यों को सम्मिलित किया था। वहां पर राज्यों से डेटा मांगा गया कि आप बताओ आपके स्टेट्स के अंदर कितने कितने पानी के रिसोर्स अवेलेबल हैं, वाटर के रिसोर्स अवेलेबल हैं, और आपका जो वाटर इंडेक्स है वो क्या है, आप क्या काम कर रहे हो उसके ऊपर, पानी को बचाने के लिए क्या नीति अपना रहे हो। सबने अपना अपना डेटा सबमिट किया, इतनी कंजम्पशन है, इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, सब दे दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया 2.0 के अंदर, ठीक है, यहां पर एक रैंक दे दी। वो जो रैंक थी वो उन्होंने जारी कर दी, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रैंक जारी कर दी, उसका हम आगे बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि 2018 के अंदर जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है उन्होंने कोई भी डेटा सबमिट नहीं किया था, लेकिन जो ये 2.0 रिपोर्ट आई है इसके अंदर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज थी, उन्होंने अपना डेटा सबमिट किया था। और गवर्नमेंट ने क्या किया, नीति आयोग जो है उनकी एक नीति आयोग जो है हमारा क्या है, एक डिपार्टमेंट, मतलब एक ये कह लो कि एक कैबिनेट है एक तरीके की। नीति आयोग जो है इसने क्या किया, यूनियन टेरिटरीज का भी डेटा और जो दूसरे स्टेट्स हैं उनका भी डेटा कंपाइल करके एक रैंक बना के दे दी, ठीक है। और जो रैंक है वो दी गई है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करी गई है। सबसे पहले नॉन हिमालयन स्टेट्स, फिर उसके बाद में दिया गया है नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स, और लास्ट में दिया गया यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो अपने को जो आज 2.0 रिपोर्ट जो है वो स्टडी करनी है, उसकी इंपॉर्टेंट बातें, ये बात समझ गए। आपकी पहली रिपोर्ट जो है वो कब आई थी, वो आई थी 2018 के अंदर, जो कि डिपेंड थी किसके ऊपर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 15, 16 और 17, 18 उसके आंकड़ों के ऊपर थी। और वो आंकड़े जो थे किन्होंने सौंपे थे, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने सौंपी थी। 2018 की रिपोर्ट के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने डेटा नहीं सौंपे थे, या मैं यूं कहूं कि यूनियन टेरिटरीज डज नॉट सबमिट देयर डेटास अकॉर्डिंग टू देयर वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। अब इंग्लिश मेरी बहुत ज्यादा निकल जाएगी, रुकता हूं मैं यहीं पे, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि यहां पर क्लासिफाई किया स्टेट्स को 3 कैटेगरी के अंदर। पहली स्टेट जो कैटेगरी है वो है नॉन हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। बात करें तो कौन सी है, नॉन हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स। बात समझ में आ रही है क्या, नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स। और तीसरी जो है वो है हमारी यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज, 3 कैटेगरी के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहली नॉन हिमालयन स्टेट्स, दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स और यूटीज। इनके हिसाब से CWMI 2.0 के अंदर एक रैंक दी गई, क्या दी गई, एक रैंक दी गई, एक लिस्ट दी गई और जारी की गई, जिसमें बताया गया कि पहले नंबर पे ये राज्य है, दूसरे नंबर पे ये राज्य है, तीसरे नंबर पर ये राज्य है। आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे भैया। मैं आपको बिल्कुल भी गलत बात नहीं बोलूंगा, सही है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 के अंदर जो रैंकिंग आई है तीनों कैटेगरी के अंदर याद करनी पड़ेगी। और याद कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसके अंदर टाइम लिया अच्छे से और आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज आपको ये याद हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, वर्डिक्ट क्लासेस के अंदर विपुल सर ने जो बात कही है उनके लिए उनकी शब्दों की प्रतिबद्धता है। कोर्स पूरा करवाया जाएगा और ढंग से करवाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं इनकी जो रैंक है ना वो दी गई। हर कैटेगरी के अंदर जो है ना स्टेट्स जो है अलग अलग है, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन हिमालयन स्टेट्स की। नॉन हिमालयन स्टेट्स के अंदर पहले नंबर पर आया गुजरात, ठीक है। इसके बाद में इसको फॉलो किया, दूसरे नंबर पर आया आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आया मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आ गया यहां पर गोवा, ठीक है। और अगर मैं पांचवें नंबर पर बात करूं तो यहां आ गया कर्नाटक। बात समझ रहे हो क्या, 5 आ गया। अपने को जो याद रखना है ना, कम से कम 3 तो याद रखने ही है, पर मैं आपको 4 तक तो याद करवा दूंगा। अब आगे तो और भी बहुत सारे हैं, 5 तक तो मैं बता रहा हूं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, नॉन हिमालयन स्टेट्स के अंदर। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो रैंकिंग दी गई उसमें पहले नंबर पे था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और दूसरे नंबर पर था उत्तराखंड था। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे था त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद 4th नंबर पर है असम, ठीक है। मैंने क्या बोला, नॉन हिमालयन स्टेट्स के अंदर जो रैंक लिस्ट आई उसके अंदर पहले नंबर पर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर क्या था गोवा और उसके बाद में था कर्नाटक। यहां पर जो था पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर त्रिपुरा और फिर असम, नॉन हिमालयन स्टेट्स के अंदर। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें ना तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही डेटा है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है। यूनियन टेरिटरीज के अंदर पहले नंबर पे आया पुडुचेरी, ठीक है। याद रखेंगे भैया, सारा का सारा डेटा जो बोर्ड पर इस टाइम लिखा हुआ है वो एकदम इंपॉर्टेंट है। आपसे कैटेगरी भी पूछी जा सकती है कि कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, नॉन हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स और उसके बाद में बोला गया यूनियन टेरिटरीज। 3 कैटेगरी के अंदर
क्लासिफाई किया, रैंक जारी की गई। नॉन हिमालयन स्टेट्स में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक आया, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा, असम आए। कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के अंदर। और यूनियन टेरिटरीज के अंदर फर्स्ट रैंक पे कौन आया? पुडुचेरी। क्योंकि इस बार जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 जो है, या मैं यूं कहूं कि 2.0 जो है, उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज ने भी अपना डेटा सबमिट किया है, वाटर इंडेक्स सबमिट किए गए। अब बात आती है इनको याद रखने की, वो आज मैं आपको इसकी ट्रिक देने वाला हूं, और उस ट्रिक से आपको लग जाएगा कि हाँ वास्तव में ये लेक्चर जो था एक क्वालिटी ऑफ लेक्चर था, आपको याद हो जाएगा। अभी सारे के सारे स्टेट्स देखो, अभी आप 2 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और तैयार हो ट्रिक लेने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिक से। अभी तक मैंने आपको सिर्फ जीके के अंदर एक ट्रिक दी थी, उसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं बताया, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा कुछ समझाया ही है। लेकिन यहाँ पर ना ये स्टेट्स के नाम है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, इनके लिए ट्रिक जरूरी है, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं जो चीज आपके ऊपर है ना, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसा आपको फील होता है ना, वैसा मैं फील करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि यहां पर ना आपको दिक्कत आ सकती है, ये आपको याद करने में दिक्कत आ सकती है। तो देखो मैंने इसके लिए एक ट्रिक तैयार करी है। देखो इसको ना, ट्रिक को ना बाहर वायरल नहीं करना, जो बच्चे यहाँ पर अपने ग्रुप पे पढ़ रहे हैं ना, उनके ही पास रहनी चाहिए आयो, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक है क्या? गट्टू, देखो ट्रिक पढ़ो, गट्टू आयो, गट्टू आयो। अब जो राजस्थान वाले बच्चे ना, उनको फायदा मिलेगा यहाँ पर। गट्टू आयो मारे गांव, गट्टू कट्ठा आयो मारा गांव आयो, गट्टू आयो मारा गांव। तो आगे वाले ने क्या बोला? मैंने किसी से पूछा कि गट्टू आयो मारे गांव, तो वो बोलता है हट। तो मेरे को क्या बोला? हट, पागल है, ठीक है। क्या बोला? हट, पागल। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, गट्टू आयो मारे गांव हट पागल। इसके अंदर आपका CWMI 2.0 जो है ना, इसकी पूरी रैंकिंग आ गई। तीनों के तीनों जो क्लासिफाई किया गया ना, उसकी पूरी की पूरी रैंकिंग इसी के अंदर आ गई। देखो भैया, गट्टू, गट्टू का मतलब हो गया गुजरात, गट्टू भाई हमारे पटेल साहब गुजरात वाले, गुजरात। आयो यहां पर आगे भैया आंध्र प्रदेश वाले। और अगर बात करूं महारे, तो ये आ गया भैया मेरा मध्य प्रदेश। और देखो गांव, गांव लिखोगे कैसे? गांव, ठीक है, बागड़ी के अंदर, मारवाड़ी के अंदर। और इसको कन्वर्ट करो तो ये हो गया मेरा गोवा। ये आपके नॉन हिमालयन स्टेट्स जो हैं, गट्टू आयो महारा गांव। लो जी भैया 4 हो गए, 4 से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। और अगर 5वां याद रखना होना, 4 तो ट्रिक में आ गए, तो 5वां क्या है? कर्नाटक है। अब आपको ये याद रह जाएगा, गट्टू आयो महारा गांव। अब ये हट जो है, हट का मतलब देखो क्या है? ये है हमारे नॉन हिमालयन स्टेट्स। भैया क्या है? नॉन हिमालयन नहीं, नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स। ये नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स, और ये वाले थे नॉन हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। ये क्या है? नॉन हिमालयन स्टेट्स है। और ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं वो है। देखो एच का मतलब हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में यू का मतलब उत्तराखंड। अब आगे तो आप लोग बहुत होशियार हो, समझते चले जाओगे। और टी का मतलब क्या है? त्रिपुरा। ये लो भैया तीनों स्टेट याद। अगर आपको 4th याद रखना है तो ये लो असम। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। और पागल के अंदर याद रखो, पा का मतलब पै, और पी का मतलब पुडुचेरी, पै पुडुचेरी। बस हो गया, खेल खत्म। एक ट्रिक के अंदर पूरी हमारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो यहां पर कंप्लीट होगी। भैया CWMI 2.0 में क्या बोला? हट पागल। आप तो इतना याद रखो, ठीक है। और कुछ मत याद रखो क्या था क्या नहीं था, ये याद रखो क्या? गट्टू आयो हमारे गांव हट पागल। फिर से बताता हूं, गट्टू आयो हमारे गांव तक की जो ट्रिक है, इसके अंदर क्या है? हमने नॉन हिमालयन स्टेट्स को रखा है। नॉन हिमालयन, जिनके अंदर हिमालय नहीं है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। हट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय स्टेट्स को। तो उसके अंदर सबसे पहले हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर त्रिपुरा और फिर असम एक्स्ट्रा। 3 तक तो आपको इस ट्रिक के अंदर याद हो जाएंगे। और लास्ट जो है पुडुचेरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद यही रखना था। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज थी जो आपको बता देगी, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढने निकल जाओ कहीं भी, ये मिलेगा आपको वर्डिक्ट क्लासेस में, ठीक है। CWMI 2.0 ने क्या बोला? गट्टू आयो हमारे गांव हट पागल। और इसको आपको ये नोट्स के अंदर भी एज इट इज ये ट्रिक लिखी हुई है, आपको मिलेगी। आप अच्छे से याद करो, और इससे आपको पूरी की पूरी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है याद हो जाएगा। आगे कुछ नहीं बचा, आगे कुछ नहीं बचा, अब खत्म है। इसके बाद में बिल्कुल छोटे छोटे सामान्य पॉइंट है। अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट के अंदर और क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया है कि भैया जो पहले कैटेगरीज के अंदर है, जिसके अंदर हमने 24 स्टेट्स रखी हुई हैं, उनमें से 19 स्टेट्स ने क्या किया है? 80% तक अपने वाटर मैनेजमेंट, जो उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करी है। कहां से? 2018 का जो था डेटा,
उसके हिसाब से उनके स्कोर के अंदर 80% स्टेट्स के अंदर क्या देखा गया, इंप्रूवमेंट देखा गया कि भैया बहुत अच्छा। बाकी की जो बची हुई स्टेट्स हैं हम बात करें तो उन स्टेट्स के अंदर है ना 24 में से लगभग 19 स्टेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, 80% तक उनके अंदर सुधार है। हमारे देश के अंदर 16 स्टेट्स ऐसी ढूंढी गई इस रिपोर्ट के अंदर जो दी गई हैं, उनके अंदर बताया गया कि ये स्टेट्स जो है इन्होंने लो परफॉर्म किया है, इन्होंने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर बहुत ही लो परफॉर्म किया। और इसका कारण है भैया कि इन 16 स्टेट्स के अंदर पूरे देश की 48% तक पॉपुलेशन रहती है, 40% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है और 38% इकोनॉमिक रिसोर्स वहां पर है, इसलिए वहां पर लो परफॉर्मेंस हुआ। बात मैं फिर से बता दूं, उन 16 स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन जो है वो 48% है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 40% तक है और 38% क्या है, इकोनॉमी का सहारा वहीं से मिल रहा है। वो स्टेट्स 16 जो है वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग स्टेट्स रही, या मैं बात करूं लो परफॉर्मिंग स्टेट्स रही कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर। आगे बढ़ते बात करते हैं तीसरी बात की जो यहां पर कही गई। तीसरी बात कही गई कि भैया कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया है और वो है आपनो राजस्थान। राजस्थान ने क्या किया इसके अंदर, देखो जल स्वावलंबन योजना जो थी वो आई थी, नोट के अंदर, नोट्स में दिया हुआ है, बाकायदा नोट है, स्टार मार्क किया हुआ है। जल स्वावलंबन योजना आई थी और जो जल स्वावलंबन योजना आई थी इसके 4 चरण आए थे और चारों चरण पूरे हो चुके हैं। जो वसुंधरा सरकार थी उसके अंदर आई थी ये जल स्वावलंबन योजना जो है पूरे इंडिया पर अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पर इसको सराहा गया कि बहुत अच्छा है। इसमें किया क्या गया था मैं बता दूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है ना या ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां पर खेती होती है, क्या किया गया, खेतों के अंदर है ना एक टैंक बनवाए गए, है ना, अगर मैं बात करूं पानी की डिग्गियां बनवाई गई, है ना, वाटर टैंक बनवाए गए जिनके अंदर आप बारिश का पानी या आपका बचा हुआ पानी जिस टाइम आप इरिगेशन कर रहे हो, आपको नहीं है यूज में, आप उस टैंक के अंदर स्टोर करते हो। फिर क्या करते हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन लेते हो, आप पाइप्स लगाते हो फाउंटेन में, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन आपने पढ़ा हुआ इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर, स्प्रिंकल्स जो है वो पानी के फैलाए गए और वाटर मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, वाइल्ड जो थी हमारी जो हम करते हैं ना, वाइल्ड इरिगेशन एक कैटेगरी है जो हम करते हैं, पानी अप्लाई करते हैं ना, जो हम फील्ड के अंदर जहां पर हम इरिगेशन कर रहे हैं कल्टीवेशन वाली लैंड के ऊपर, वहां पर आपने पढ़ा होगा, कैटेगरीज पढ़ी होंगी, फ्री फ्लडिंग पढ़ा होगा, वाइल्ड फ्लडिंग पढ़ा होगा, तो उनके अंदर क्या होता था, लॉसेस ज्यादा होते थे, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन किया गया। ये सब बातें जो है जल स्वावलंबन योजना के अंदर की गई। ठीक है, इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। ये कहां बनाई गई थी, राजस्थान में बनाई गई थी और ये कंप्लीट हो चुकी है। आगे नेक्स्ट नोट के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है काकातीया परियोजना तमिलनाडु की। ठीक है, जो ये परियोजना है ये है काकातीया परियोजना आपकी, सॉरी तमिलनाडु की नहीं है, मैंने चेक किया, तेलंगाना की है ना, सॉरी ये मैं इसके लिए गलती चाहता हूं, काकातीया परियोजना तेलंगाना की। यहां पर क्या किया गया, काकातीया परियोजना के अंदर जितने भी जो वाटर के लग रहा था कि यहां पर वाटर जो है वेस्टेज हो रही है, 46,000 जो है वाटर के टैंक्स बनाए गए और लगभग लाखों एकड़ जो भूमि थी जो व्यर्थ पड़ी हुई थी उसको क्या किया गया, कल्टीवेशन के लायक बनाया गया। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं नोट के अंदर। इसके बाद में आता है फाल्कन मैन इंडेक्स आता है। ये मैं आपको समझाता हूं कि फाल्कन मैन इंडेक्स क्या होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, गट्टू आयो हमारे गांव हट पागल, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फाल्कन मैन इंडेक्स की कि ये क्या है। फाल्कन मैन इंडेक्स पूछा जा सकता है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कुछ भी चला जाने दो, कुछ भी मत देखो, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, इस ट्रिक को याद करो, लिख लिख के याद करो। ठीक है, बात करते हैं हम फाल्कन मैन इंडेक्स की। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा फाल्कन मैन इंडेक्स। ये क्या होता है, फाल्कन मैन इंडेक्स जो है ना वो एक कंट्री के अंदर क्या बताता है, एक कंट्री के अंदर बताता है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके जो क्या है रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स अगर मैं बात करूं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर जो है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर ईयर कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई। फाल्कन मैन इंडेक्स जो है एक कंट्री के अंदर जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर है पर पर्सन पर ईयर कितना है उसके हिसाब से प्रदर्शित करता है कि कितना है। अब इसके अंदर ना बताया गया, फाल्कन मैन इंडेक्स के अंदर ही बताया गया है, ये पेन थोड़ा हल्का चल रहा है, जो हमारा फाल्कन मैन इंडेक्स है इसके अंदर ही बताया गया, क्या बताया गया कि अगर वाटर का अमाउंट जो है 1700 मीटर क्यूब से नीचे चला जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहां पर यह बोला जा सकता है कि वाटर स्ट्रेस है या वाटर स्कैरिसिटी है, पानी जो है वो वहां पे खत्म होने वाला है। ठीक है, 1700 मीटर क्यूब से नीचे अगर चला जाता है पर पर्सन पर ईयर, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर ईयर अगर 1700 मीटर क्यूब से का नीचे चला गया है तो वो कंट्री के अंदर क्या है, वाटर की स्कैरिसिटी है। और इंडिया भैया इसके अंदर है, पूरा का पूरा इंडिया ही है इसके अंदर अगर हम बात करें। ठीक है,
एक पॉइंट ना पीछे छूट गया था थोड़ा, वो था, मैं आपको बताऊं, जो हमने पहले पढ़ा ना प्राइसिंग ऑफ इंडिया, उसके बारे में था। तो हमारे देश के अंदर ना मेघालय है, मेघालय पहला स्टेट है जिसने क्या किया है, अपनी वाटर पॉलिसी बनाई है खुद की। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेघालय जो है हमारे देश के अंदर पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपनी खुद की, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करी है, वाटर पॉलिसी बनाई है, वाटर के ऊपर ड्राफ्ट तैयार किया है। ठीक है, बात समझ में आई? ये पॉइंट था जो छूट गया था, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, मेघालय इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अवर कंट्री विच, अभी क्या किया है, करंटली दे डेवलप देयर सेल्फ ड्राफ्ट, अगर मैं कहूं ड्राफ्ट बनाया उन्होंने, सेल्फ का ड्राफ्ट बनाया, या फिर क्या किया है, अपनी स्टेट वाटर पॉलिसी जो है वो लागू करी है, शुरू करी है। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं सारा का सारा कंप्लीट समझ में आया होगा। 1700 मीटर क्यूब से नीचे अगर जल हो जाता है किसी भी कंट्री के अंदर पर ईयर पर पर्सन, तो वो कंट्री जो है किसके अंदर आ रही है, हमारी किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, वो आ रही है वाटर स्ट्रेस या वाटर स्कैरिसिटी वाली कंट्री के अंदर आ रही है। मैं विपुल दीप सिंह अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अपनी ट्रिक अच्छी लगी, तो अच्छे से याद करो, रिपीट करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये नोट्स अपडेट हो जाएंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।